साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंटरव्यू के लिए डेट यूपीएचएससी ने जारी कर दिया है और अलग-अलग विषय के हिसाब से अलग-अलग डेट को इंटरव्यू पड़ेगा। तो सभी के मन में एक बात आ रही है कि वो क्या-क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हमें ले जाने हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, जैसा कि यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 47 में किया गया था। मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें इसी तरह से आपको भी डाउनलोड करने का एक लिंक दिया जाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो को उस समय रेडी करना होगा। ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और कितनी कितनी प्रतियां चाहिए जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो आप अपने स्क्रीन पे पीडीएफ फाइल देख रहे हैं, ये यूपीएचएससी 47 का एक इंटरव्यू कॉल लेटर है जिसमें कैंडिडेट का नाम अभिषेक कुमार जायसवाल है, जो कि मैं खुद हूँ। तो उसी के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार देखें और आने वाले इंटरव्यू के लिए आप इससे मदद ले सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि प्रिय महोदय, विज्ञापन संख्या 47 में विज्ञप्ति सहायक आचार्य इंग्लिश विषय के पद पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा आप द्वारा उत्तीर्ण कर ली गई है। इस क्रम में दिनांक 24/10/2019, ये जो इंटरव्यू का टाइम था वो 24/10/2019 था। अभी जो आपका इंटरव्यू डेट होगा उसमें पड़ा होगा। ये बताया जाएगा कि आपका साक्षात्कार प्रस्तावित किया गया है तब उक्त तिथि को आप आयोग कार्यालय में प्रातः 9 बजे उपस्थित हों। ये 9 बजे अगर दिया गया है या हो सकता है 9:30 बजे हो, जैसा भी एक क्रम डिसाइड किया जाएगा। उसमें आपके जो प्रपत्र की जरूरत पड़ेगी उसमें मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं अनवांछित अभिलेख एवं इनकी स्वप्रमाणित दो प्रतियां, दो छाया प्रतियां आपको दो दो सेट तैयार करके जाना है और वो अलग अलग बना करके साथ में लेकर के जाना है। आयोग कार्यालय में उक्त दो सेटों का मूल प्रति में सत्यापन कराना भी सुनिश्चित आपको करवाना पड़ेगा। और सत, जब आपका सत्यापन हो जाएगा तो आयोग कार्यालय में साक्षात्कार हेतु आपको एक शुल्क भी जमा करना पड़ेगा। एक ध्यान रहे, क्योंकि ओबीसी का शुल्क अलग है और एसटी एससी का शुल्क अलग है, जिसमें ओबीसी और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके 800 रुपये पड़े थे पिछली बार 47 में। और जो यूपीएचएससी 46 था एडवर्टीजमेंट, उसमें भी 800 रुपये पड़े थे। और जो अन्य श्रेणी के हैं जैसे कि एससी एसटी, उनका 400 रुपये पड़ा हुआ था। तो आपके पास में चेंज होना चाहिए। ये चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ज़्यादा होता है तो इधर उधर दौड़ना पड़ता है, उनके पास नहीं होता। इसलिए चेंज चेंज 800 रुपये या 400 रुपये जिस भी आप श्रेणी में आते हैं वो आप इन हैंड रेडी करके रखिएगा। अब आइए नज़र डाल लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। जैसे कि पहला है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां आपको चाहिए। अभी मेरे पास में कुछ क्वेरीज भी आई थी कि सर मेरे पास में ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं है, मैं क्या करूं, या खो गया है, मैं उसको पा नहीं पा रहा हूं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ऑनलाइन जो पत्र है, यूपीएचएससी खुद एक ऑनलाइन लिंक देगी जिसमें आप अपने ऑनलाइन तरीके से अपने फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। या अगर आपके पास में मान लिया यूपी, जैसे पिछली बार ऐसा किया गया था, 2 बार का यूपीएचएससी 46 और 47 में ऐसा किया गया था। अब जाहिर सी बात है कि 50 में भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा नहीं है, नहीं अगर लिंक जनरेट होता है आपके फॉर्म को डाउनलोड करने का, तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर याद होगा, आपको अपना अनुक्रमांक याद है और आपका नाम उस पे लिखा है। एक आई कार्ड या आईडी प्रूफ आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहां जब आप जाएंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके लिए एक प्रपत्र मिलेगा, उसमें आपको भरना पड़ेगा। या हो सकता है कि आपको एक लिंक दिया जाए जहां से आप डाउनलोड कर लें। ये बहुत ही मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जब ऐसा नहीं होगा और इसके चांसेस बहुत कम हैं, एक लिंक जरूर जनरेट की जाएगी जो नई साइट हमारी हुई है यूपीएचएससी ऑनलाइन
डॉट 2021.org पे, तो ये आएगी जरूर, या कोई दूसरी साइट भी आपको दे सकते हैं। तो आपको 2 प्रमाणित प्रतियां आवेदन की होनी अनिवार्य है, और नहीं हो पाता है तो जो तरीका बताया वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि महाविद्यालय का अधिमानता वरीयता क्रम की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां परिशिष्ट 3 पर होनी चाहिए। अब ये महाविद्यालय की अधिमानता क्या है, इसमें आपको दिखाना है कि किस महाविद्यालय को आप चाहते हैं कि आपको ये मिले। तो आप अपने तरफ से उस चीज़ को तो जरूर भर देंगे, लेकिन आपको मेरिट के हिसाब से बाद में जब आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी तब मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपके ऊपर प्रेफरेंसेस मांग लेते हैं। इसका भी लिस्ट जब आप एडवर्टीजमेंट नंबर 50 खोलेंगे तो उसमें पूरा का पूरा कॉलेज का लिस्ट दिया गया है। तीसरा है कि महिला उम्मीदवारों के लिए, जो महिला विद्यालयों में नियुक्त की इच्छुक नहीं है, संबंधी घोषणा पत्र परिशिष्ट 4 देना पड़ेगा। ये आपको मिल जाएगा कि हाँ, आप इसमें जो महिला महाविद्यालय है उसमें आप नहीं जाना चाहती हैं, तो आपको को एजुकेशन में भी भेजा जा सकता है। ये केवल महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है आपका कि हाई स्कूल अंक पत्र, जान लीजिएगा मार्कशीट की बात हो रही है। हाई स्कूल अंक पत्र की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां होनी चाहिए, और उसी तरह से हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी भी 2 प्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए। आजकल ऐसा जो भी 2-4 साल से हो गया है कि आपका अंक पत्र और जो आपका जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट एक में आना शुरू हो गया है। अगर ऐसा किसी के पास में है तो वो उसकी 2 कॉपी ले जाए, लेकिन अगर आपके पास में ऐसा नहीं है तो अंक पत्र अलग होगा और प्रमाण पत्र अलग होगा, उसकी दो दो प्रमाणित प्रतियां, और जो कि आपको स्वप्रमाणित करनी है, सेल्फ अटेस्टेड। सेम ऐसा आपको इंटरमीडिएट के मार्कशीट और इंटरमीडिएट के जो सर्टिफिकेट हैं उसके साथ भी करना है। स्नातक में प्रथम वर्ष की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां होनी चाहिए, द्वितीय वर्ष की 2 स्वप्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए, और तृतीय वर्ष की भी स्वप्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए। यानी कि आपका जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है ग्रेजुएशन में, जो भी आपका स्ट्रीम हो, साइंस हो या आर्ट हो, 3 के तीनों होने चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल आप लास्ट का ले जाएं तो आपको उसके लिए फिर दौड़ भाग करनी पड़े। नेक्स्ट है आपका जो स्नातक का आपका सर्टिफिकेट मिला हुआ होगा, डिग्री जिसको हम बोलते हैं, वो प्रमाण पत्र की भी 2 प्रतियां चाहिए। अब नेक्स्ट है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो बीएड के भी होंगे, तो उनके लिए है कि बीएड का अंक पत्र होना चाहिए, सेम आपका बीएड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एलएलबी अगर आप हैं तो एलएलबी का अंक पत्र होना चाहिए, एलएलबी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। बात आती है जो नॉर्मल स्ट्रीम में है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो बीए का हो गया उसी तरह से एमए का होगा, या बीएससी का हो गया तो एमएससी का होगा। जो आप स्नातकोत्तर की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात, तो उसका अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियां जरूर होनी चाहिए। अब इसमें कई सारे हमारे मित्र ऐसे भी होंगे जो कि सेमेस्टर सिस्टम से पढ़े हुए हैं, तो जो भी सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ा हुआ है उसने सारे सेमेस्टर, यानी कि अगर आपने 4 सेमेस्टर बिताए हैं तो 4 के चारों सेमेस्टर की 2-2 प्रतियां आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आपका एनुअल है तो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का की जो आपकी डिग्री मिली है वो भी आप 2 प्रतियों में लेकर के जाएंगे। और स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां हैं इसमें, सेम वही बात रिपीट हो रही है। और जितने भी हमारे मित्र यहाँ पर एमएड किए हुए हैं, तो एमएड वालों के साथ भी यही कंडीशन है कि एमएड के मार्कशीट और एमएड का जो सर्टिफिकेट है उसकी 2-2 प्रतियां आपको चाहिए। एलएलएम अगर है किसी के पास में, जो लॉ के कैंडिडेट हैं, तो वो भी प्रथम वर्ष के अंक पत्र की 2 प्रतियां, एलएलएम का द्वितीय वर्ष अंक पत्र की 2 स्वप्रमाणित प्रतियां, और एलएलएम प्रमाण पत्र की जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी प्रमाणित 2 प्रमाणित प्रतियां चाहिए। एक बात और कि जो एलएलएम सेमेस्टर सिस्टम से किए हैं तो अपने सारे सेमेस्टर की 2-2 प्रमाणित प्रतियां आप जरूर रखें। अब हमारे उन साथियों के लिए जो पीएचडी कर चुके हैं, तो पीएचडी किया आपने कहीं पर, उसको डीफिल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी जो उपाधि है आपको जो प्राप्त हुई है, जो आपको अवार्ड हुआ है, उसकी भी 2-2 प्रतियां आपको लेकर के जानी है। कई सारे लोगों का इस विषय में क्वेश्चन आया था, मैं वो भी बता दूं कि सर मैंने अभी एनरोलमेंट करवाया है, मुझे क्या करना है।
तो अगर आपने एनरोलमेंट करवा लिया है या आपका जो सिनॉप्सिस है वो सबमिट हो चुका है, तब आप उस सिनॉप्सिस की एक कॉपी जरूर ले जाएं, भले ही आपके पास में सर्टिफिकेट ना हो, वो आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा। बात करते हैं आगे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पीएचडी और डीफिल उपाधि हेतु जो एक नियम है, आप सभी लोग अवगत हैं कि 11/7/2009 के उपरांत पंजीकृत अभ्यर्थी यूजीसी और जो पीएचडी की बात करते हैं या डीफिल की बात करती हैं, उनमें जो न्यूनतम मानक है, जो नियमावली 2009 एवं 11 जुलाई 2009 की है, जिसमें आपको एक न्यूनतम मानक पूरा करना है, उससे संबंधित प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। और इसी संबंध में है कि तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि आपको जो प्रमाण पत्र लेना है, वो प्रमाण पत्र आपके यूनिवर्सिटी द्वारा या विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत किया गया हो, और उस विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा वो प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित होना चाहिए कि आप अगर 2009 के या 2009 में आपने पीएचडी में एनरोलमेंट किया है, तो 2016 के पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। या जो एक मानक है पीएचडी का, उसके विषय में हम बात कर लेंगे, लेकिन एक एपीआई सिस्टम है जिसमें एक रिलैक्सेशन दिया गया था कि जिसने कोर्स वर्क कर लिया है उसका मान हो जाएगा। या जो पेपर पब्लिकेशन के बाउंडेशंस दिए गए थे, जो नई नियमावली आई थी 2016 में, उसके अनुसार आप योग्य हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर यही होता है कि पीएचडी जो 2009 की नियमावली के अनुसार आते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है कि प्रमाण पत्र नहीं दे पाए। तो इस अभी भी आपके पास समय में है, आप इसके संबंध में कार्य कर सकते हैं। अब आता है जो क्रमांक 26 पे है, उसमें जितने लोग नेट हैं, सेट हैं, स्लेट प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी, वो भी 2 प्रतियों में आपको देना होगा। अगर आपके पास एमफिल है, एमफिल की उपाधि इस समय फिलहाल के लिए खत्म कर दी गई है, लेकिन अगर आपके पास एमफिल है तो उसकी भी 2 प्रमाणित प्रतियां आप ले जाएं, वो इंटरव्यू में आपको बहुत मदद करने वाली हैं, जिनके पास पीएचडी नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस निकल करके आएंगे। जेआरएफ के कैंडिडेट्स हैं, एआरएफ के कैंडिडेट्स हैं, पीडीएफ के हैं, तो आपको दो दो प्रतियों में लेकर के जाना है अपने प्रमाण पत्र को। सेम है डीएससी हैं, एल एल डी उपाधि के धारण करता है, या ये सारी चीजें के साथ में अब मैं एक विशेष बात करूंगा कि 30 नंबर पे इससे संबंध में क्वेश्चन भी आया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। जो भी सरकारी सेवारत हैं, उनको एनओसी की जरूरत है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा है जिसको एनओसी ना मिल पाए, आपका इंस्टीट्यूट आपको एनओसी नहीं दे रहा है, तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको एनओसी नहीं मिल रहा है, आप एक एफिडेविट तैयार करिए कि अभी आप एनओसी को सबमिट नहीं कर सकते हैं। आप कुछ समय लीजिए, मिनिमम 90 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस विषय में बात जरूर कर लेनी होगी आपको कि कितने दिन का समय दिया गया है। वहाँ पर एक प्रपत्र दिया जाएगा, और आपको एनओसी ना होने की वजह से पिछले जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें किसी को रोका नहीं गया है। मेरे जानने वाले भी दो मेरे कोलीग हैं इस समय, जिनका उस समय एनओसी नहीं दिया गया था पुराने इंस्टीट्यूट से, तो जो डायरेक्टरेट था उन्होंने उनको अलाउ किया हुआ था। तो एनओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी those who are working in government sectors, there are some problems, or there are time limit, or they are not able to manage it right now. So don't get panic, just try to get it. And if it is not possible right now, then just have an affidavit regarding that you will submit it, rather than when you go there you will find कि आपको एक प्रपत्र दिया गया है, उस पर भरवा लिया जाएगा, और फिर आपको मैनुअल भी आप सबमिट कर सकते हैं वहाँ पर, और एक ऑप्शन दिया जाएगा कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि रजिस्टर्ड पोस्ट के सहारे मत रहिएगा। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी ये होता है, कास्ट सर्टिफिकेट में भी अगर आपने टाइम लिया हुआ है, किसी मार्कशीट के लिए आपने टाइम लिया हुआ है, या एनओसी के लिए आपने टाइम लिया है, तो आप मैनुअल जा करके उसको सबमिट जरूर करिएगा। देयर में बी सम प्रॉब्लम इन पोस्टल रजिस्ट्री। वेल, आगे बात करते हैं कि जो 31 नंबर पे है,
हमारा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये है, और इसकी 2 स्वप्रमाणित प्रतियां चाहिए। इसके विषय में मैं कुछ बताऊंगा कि अ, बहुत सारे लोग हैं जो जात प्रमाण पत्र ले तो जाते हैं, लेकिन जो मानक आपका हायर एजुकेशन में है, यूपीएचएससी में हो, पूरा नहीं करता है। उसका मानक अलग है। उसमें 8 लाख उसमें प्रॉपर एक प्रपत्र दिया गया है कि 8 लाख से 8 लाख तक जो भी पेरेंट्स की कमाई है या जो भी एनुअल इनकम है, वो लोग इस ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो आप कहीं जैसे कि मेरे साथ खुद में हुआ था कि मेरे पास में ऐसा नहीं था, ओबीसी का सर्टिफिकेट था, लेकिन उसमें वो सारी चीजें नहीं लिखी थी। तो ध्यान देने की जरूरत है आपको। यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट स्ट्रिक्टली, कि आप में वो चीजें लिखी होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आप अपने वकील से बात करिए, वो उस तरह के फॉर्मेट आपको जरूर अवेलेबल करवाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो विकलांग हैं, उनका वो प्रमाण पत्र भी अ, वैसा होना चाहिए जो कि वेबसाइट पर दिया गया है या यूपीएचएससी में मान है। नेक्स्ट आता है शपथ पत्र परिशिष्ट 5 पर 2 प्रतियों में। या आप परिशिष्ट 5 आप देख लेंगे, जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है, एडवर्टीजमेंट का जो पूरा खाका है उसमें ये चीज दी गई है। शपथ पत्र आपको भरना होगा। अंतिम शिक्षा संस्थान जो भी आपका रहा हो, जैसे आपने पीएचडी जहाँ से किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से किया, वहाँ से आपका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए और 2 सौ प्रमाणित प्रतियां चाहिए, जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट्स में मांगा गया है। मैं ये बोलूंगा कि इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है। अगर आपके मन में ये हो कि कौन से फॉर्मेट में मैं चरित्र प्रमाण पत्र बनवाऊं, तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट है, दैट इज एक्सेप्टेबल। एंड एक खास बात की, 2 संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और जो 2 संभ्रांत व्यक्ति होंगे, दे शुड बी वर्किंग समवेयर, दे शुड बी इन सम इंस्टीट्यूट। वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपका कोई जानने वाला हो सकता है जो कहीं पर काम कर रहा है, लेकिन वो आपका रिलेटिव्स ना हो। और वो उसमें आपको प्रॉपर उसका लेटर हेड होगा, उस लेटर हेड पर ही आप उसके जो रेफरेंस हैं वो बनवाइएगा। क्योंकि जो लेटर हेड है वही फॉर्मेट आपका मान्य है। उसमें उसका मोहर होना चाहिए, उसमें उसका फोन नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको नीचे लिख देंगे। सो जिससे ईमेल आईडी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो नीचे आप उसको मेंशन कर देंगे, जिससे कि बाद में उस लिटरली ये पूछा जाता है जब आप की ज्वाइनिंग की बात आती है, तो दीज पीपल आर कंसर्न एंड यू एंड आयोग आस्क देम अबाउट योर करेक्टर, अबाउट द रेफरेंसेस दैट दे पुट। इसलिए इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा। जो आपको जानता हो, जिस पे आपको भरोसा हो, उसी से अपना रेफरेंस दिलवाइएगा। डोंट थिंक कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति से आप अपना रेफरेंस दिलवा दें या रेफरेंस लेटर लिखवा लें तो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उससे लिखवाइए जिसे आप जानते हैं, जो आपका टीचर हो, आपका फैमिलियर हो, आप वो रियली आपको कंसीडर करता हो। सो दैट्स इट रिगार्डिंग योर रेफरेंस लेटर। 36 में आता है पासपोर्ट साइज की 2 फोटो। इसमें 2 लिखा है, लेकिन आप कम से कम 5 फोटोज लेकर के जाइएगा। वो 5 फोटोज की जरूरत आपको में 4 फोटोज की जरूरत पड़ सकती है। आपका एक फोटो खराब हो सकता है, कुछ कहीं इधर उधर चिपक गया तो उसको आपको छुड़ाना भी पड़ सकता है। तो उस बीच में इसलिए 2 फोटोज ही लेकर के मत जाइएगा। और सारे फोटोज एक तरह से हों। जैसे कि पासपोर्ट साइज की एक फोटो है, कलर एक दूसरे कलर की टी शर्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कैमरा फेसिंग होना चाहिए। और जैसे कि आप इतना बड़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मुझे पता है कि आप सभी लोग सिंसियर हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आधार कार्ड या कोई भी आपका जो आई कार्ड है, उसकी छाया प्रति आपके पास जरूर होनी चाहिए। पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वॉट एवर, लेकिन अगर आधार कार्ड है, इसमें लिखा गया है, तो आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। एंड जो आपके डायरेक्ट हैं, पीएचडी की उपाधि करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2016 से पूर्व प्राप्त करने का प्रमाण पत्र। अगर आपने 2016 से पहले पीएचडी प्राप्त कर ली है, तो आपका उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया हुआ था कि 2000 से 9 2016 के बीच का जो आपके पीएचडी है, उसमें आपको एक स्पेशल एपीआई पूरी करनी हो रही है।
वो आपके कोर्स वर्क के थ्रू हो सकता है या पेपर पब्लिकेशन के थ्रू हो सकता है, या आपके अपने अपने विश्वविद्यालय के हिसाब से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो आपका कुल सचिव का साइन उसमें जरूर होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि इस पीएचडी से आपको कोई वेटेज नहीं मिलने वाला है वहां पे कि इसका आपको नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सोचिए, आप नेट नहीं है, आपने केवल पीएचडी के माध्यम से ही अपनी क्वालिफिकेशन पाई हुई है इसमें अपियर होने के लिए, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो PhD is not going to give you marks, but PhD is your qualification area, and you really need to have valid documents for that. आगे की बात इसी के माध्यम से कर लेते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपका साक्षात्कार इस प्रतिबंध के साथ होना निश्चित हुआ है कि आप द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्णतः सही है तथा उनके सत्यापनार्थ, माफ करिएगा, शब्द गलत उच्चारण हो गए, उनके सत्यापनार्थ अपेक्षित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं वांछित पत्रजात आप द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, जितना ऊपर हम लोगों ने भी बात किया, तो ऊपर एक सेल होगा जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। एक एक डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, तो उसी के रिगार्डिंग ये बात किया गया है। प्लीज मस्ट रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। जो नीचे इंस्ट्रक्शंस है उसको भी देख लेते हैं। जब इतना हम लोगों ने देखा ही है कि अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सभी पत्र, अंक पत्र एवं अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के 2 पृथक पृथक सेट तथा उक्त समस्त के मूल पत्रजात सत्यापन हेतु क्रमवार साथ लाना सुनिश्चित करें। अब ये क्रमवार क्या है? क्रमवार वही है जो ऊपर दिया गया है, उसी के क्रम में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, प्रपत्र को रखने हैं। अन्यथा की स्थिति में उनका साक्षात्कार होना संभव नहीं होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे कि हमने आपको 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, एनओसी के बारे में बताया है। तो अगर एनओसी नहीं है तो उसके लिए आपके पास आपका एफिडेविट होना या वहाँ पर ये बात रखना कि बाद में आप सबमिट कर देंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साक्षात्कार तिथि में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है, जो भी आपको डेट दिया जाएगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि में परिवर्तन हेतु अनुरोध न करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। यदि आयोग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में साक्षात्कार की तिथि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो संबंधित सूचना अभ्यर्थी को एसएमएस, ईमेल, आयोग की पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। इस विषय में मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अगर आपका नंबर, जो कॉन्टेक्ट नंबर इसमें दिया गया है, वो गलत हो, नहीं आया हो कोई मैसेज, तो प्लीज इसको रेक्टिफाई करवा लीजिए, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग होगा सिलेक्शन के बाद में, वो उसी नंबर के थ्रू होगा। अगर आपका वो नंबर गलत है तो आप काउंसलिंग ही नहीं करवा पाएंगे, आपके पास में ओटीपी नहीं आएगी। अगर आपके पास में ओटीपी नहीं आएगी तो किसी भी दशा में आपका काउंसलिंग नहीं होगा और ये मान लिया जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। तो कॉन्टेक्ट नंबर को जो आपने इसमें दिया है वो आपके पास होना चाहिए। या अगर आपका वो नंबर चेंज हो गया हो तो चेंज इसमें आपको एक डेट दिया जाएगा फिलहाल के लिए, और कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे नंबर चेक कर लें, तो ये जरूर कर लें। काउंसलिंग के पहले ये चीज़ आपको कंफर्म करना बहुत ही जरूरी है। साक्षात्कार की तिथि का के विषय में हम लोगों ने बात किया। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को दैनिक भत्ता या यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, बहुत कॉमन सी बात है, अंडरस्टूड है। और ऐसे वांछित अभिलेख जो अभ्यर्थियों से संबंधित नहीं है को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात पे आप ध्यान दें। जैसे कि जितने डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उतने ही करना है। आपको कोई रिसर्च पेपर का डेटा नहीं देना है कि हमने इतने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। आपको कोई ये डेटा नहीं देना है कि आपने पिछली बार आप इंटरव्यू में आए तो आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा। यू रियली नीड टू पुट द डेटा और द डॉक्यूमेंट्स दैट आर आस्क्ड ओनली। अदरवाइज क्या होगा कि आप लेकर जाएंगे, उसको उठा करके वो कूड़े के ढेर में फेंक देंगे और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो अपना समय और अपना पैसा खराब ना करें इसमें। एक खास बात है कि ये बहुत ही फेयर सिलेक्शन होगा, और इस बात का मैं आपको प्रमाण देता हूं कि लगभग
70 से 80 ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 46 और 47 को मिलाकर, जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, जिन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया है। तो आप किसी भी भुलाव में मत रहें, क्योंकि इसमें सीधे सीधे बात कही जा रही है कि अब अभ्यर्थियां सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा उनके ओर से किसी प्रकार की सिफारिश साक्षात्कार मंडल या उसके किसी सदस्य के साथ अशिष्टता, निहरता या उसका इस तरह से किया गया व्यवहार सही नहीं माना जाएगा, तथा उसके आधार पर उसका अभ्यर्थन भी नष्ट कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें। अब इसमें कुछ परिशिष्ट की बात की गई, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, परिशिष्ट 4, परिशिष्ट 5 एवं परिशिष्ट 6 के प्रारूप आयोग के पोर्टल। ये देखिए पुराना वाला दिया गया है कि www.upHSC online.org या के डाउनलोड फॉर्मेट डाउनलोड प्रारूप पर उपलब्ध है। इसी तरह से आपको भी एक लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर के अपने डाउन पत्र को डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे सारे भी जो जितने भी फॉर्मेट हैं, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका वो एनओसी हो, वो सारे के सारे उपलब्ध हैं। आप एक बार वहां से जरूर देख लेंगे। ये जो आपके सामने पीडीएफ में मैंने जितनी भी चीज़ें जिक्र की, मैंने खुद डाउनलोड की थी 47 वाले एडवर्टीजमेंट में। तो इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और आई रियली विश you work hard and believe on your hard work and your God, and I hope you will get success. काम करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।